तो सर, क्या प्रोस्टेट कैंसर हेरिडिटरी होता है? देखिए, कैंसर एक क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है या नॉन कम्युनिकेबल मतलब छुआछूत की बीमारी नहीं है। किसी की फैमिली हिस्ट्री में 50 साल से कम उम्र में अगर प्रोस्टेट कैंसर नहीं डिटेक्ट हुआ, उनको पीएसए का टेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। गलतफहमी है कि डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन है, ये पेनफुल है। स्मोकिंग जो है शरीर में 14 तरह के कैंसर करता है, जिसमें से प्रोस्टेट कैंसर एक है। आज की डेट में सबसे बड़ा कैंसर का जो कारण है वो ये है कि एवरीथिंग वी कंज्यूम, बी इट द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट, इट इज़ ऑल पोल्यूटेड। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द पॉडकास्ट, जहां हेल्थ केयर के बारे में हम सब चीज़ें आपको आसानी से पहुंचाने तक की कोशिश करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कैंसर के बारे में जो सिर्फ मर्दों को होता है, प्रोस्टेट कैंसर। आज की इस कॉन्वर्सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर जतिन सरीन फ्रॉम लिवासा हॉस्पिटल, मोहाली। So welcome Dr. Jatin Sareen. थैंक यू। And thank you so much for joining us. We have a few questions for you जो हम चाहते हैं कि लोगों को अवेयर करने के लिए हम आपसे पूछें। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कैंसर क्या है? देखिए, कैंसर एक क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है या नॉन कम्युनिकेबल मतलब छुआछूत की बीमारी नहीं है। ये हमारे अंदर कुछ सेल्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। वो कन्वर्जन क्या होती है कि उनके अंदर जो प्रोग्राम होते हैं, जीन्स होते हैं, वो म्यूटेट हो जाते हैं, जिसको हमारी भाषा में कहते हैं। और उनमें कुछ क्षमताएं आ जाती हैं, जैसे कि एक तो उनका नॉर्मल फंक्शन जो है हमारी बॉडी में वो ख़त्म हो जाता है। वो तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं और पूरे शरीर में फैलने लगते हैं। साथ में वो जो नॉर्मल सेल हैं उसका जो न्यूट्रिशन है उसको भी वो लोग खाने की कोशिश करते हैं। ओके। तो कैंसर की डेफिनेशन में एबनॉर्मल सेल हमारी बॉडी के, और एक और इनमें एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये हमारी अंदर जो इम्यून सेल्स हैं उसको इवेड करते हैं, उसको बेवकूफ़ बनाते हैं कि हम आपकी मतलब अपने शरीर के अपने ही सेल हैं तो हम पर अटैक मत करो। ओके। सो बेसिकली ये जो सेल्स होते हैं ये ऑलरेडी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, हाँ जी। जो किसी रीज़न की वजह से एक्टिवेट हो जाते हाँ हैं। जी। ओके। सो सर, व्हाट इज़ प्रोस्टेट ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसको आम भाषा में गदूद भी कहते हैं, ये एक ऑर्गन होता है जो पेशाब की थैली के नीचे प्रेजेंट होता है। और ये सीमेन फॉर्मेशन मेल्स में जो है हेल्प करता है। तो इसका यही फंक्शन होता है। सो इट्स अ मेल organ only, or it helps in forming semen. ओके। सो व्हाट इज़ प्रोस्टेट कैंसर? प्रोस्टेट कैंसर, जब इसका सेल्स जो हैं, जो इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं जो ये सिक्रीशन जो सीमेन प्रोड्यूस करते हैं, अगर उन ग्लैंड्स के जो सेल्स हैं वो म्यूटेट कर जाएं या वो चेंज हो जाएं और वो गांठ बनाने लग जाएं, ओके। तो उसको प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। तो कौन लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं प्रोस्टेट कैंसर को डेवलप करने की? देखिए, प्रोस्टेट कैंसर सबसे पहले रिस्क फैक्टर तो यही है कि एज, ओके। जैसे जैसे एज बढ़ती है, प्रोस्टेट की अन्य बीमारी जो कि प्रोस्टेट कैंसर से ज़्यादा कॉमन है, जिसको हम कहते हैं बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, ओके। यानी कि प्रोस्टेट या गदूद का साइज बढ़ने बड़ा। लगता है जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है। ओके। तो वैसे वैसे प्रोस्टेट जैसे जैसे एज बढ़ती है प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। मतलब 50 साल से ऊपर धीरे 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 करके इसका रिस्क बढ़ने लग जाता है। पहला रिस्क फैक्टर तो ये है। दूसरा रिस्क फैक्टर ये है कि किसी की अगर फैमिली हिस्ट्री है, यानी किसी के फादर को या ग्रैंडफादर को ये कैंसर था, तो उनमें ये कैंसर होने की संभावना लगभग आम पॉपुलेशन से करीब 7 गुना ज़्यादा है, 7 टाइम्स मोर। ठीक है।
तीसरा इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है कि कई लोगों में क्रॉनिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या प्रोस्टेटाइटिस हो जाता है या प्रोस्टेट की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से भी प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क लेटर पीरियड में बढ़ सकता है। कुछ लोग मतलब स्मोकिंग एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है प्रोस्टेट कैंसर के लिए, और अनहेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सेस वेट, ओबेसिटी, so all these things are important risk factors for prostate cancer. तो प्रोस्टेट कैंसर जो है इसके बेसिकली मेन साइंस और सिम्टम्स क्या हैं? जब पेशेंट्स आपके पास पहुंचते हैं तो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट उनकी क्या रहती है? राइट, देखिए प्रोस्टेट कैंसर दो तरह से प्रेजेंट होता है। एक, जब कोई साइन और सिम्टम नहीं होता। प्रोस्टेट कैंसर का एक बहुत ही सेंसिटिव सा मार्कर है जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जो ब्लड में डिटेक्ट होता है। वो अगर बढ़ा हुआ है और हम किसी और कारण से चेकअप करा रहे हैं, तो इंसिडेंटली प्रोस्टेट कैंसर का पता चला जब पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है। तो सिंस ये एक बहुत अच्छी स्क्रीनिंग मेथड है पीएसए का, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होते हैं इंसिडेंटली जब उनका कोई सिम्टम नहीं होता। तो एक तरह से तो प्रोस्टेट कैंसर यूं प्रेजेंट करता है। दूसरा, प्रोस्टेट कैंसर के जो सिम्टम है वो प्रोस्टेट की अन्य बीमारी, जैसे यूरिन की जो भी प्रॉब्लम्स मेल्स में होती हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, यूरिन फ्लो में इफ़ेक्ट आना, यूरिन लीक होना, या रात को बार बार यूरिन के लिए उठना पड़े, या फ्रीक्वेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो जाना, यूरिन में ब्लड आना, या कई बारी जब प्रोस्टेट कैंसर बहुत एडवांस हो जाता है, या इंडिया में तो ज़्यादातर हमें स्टेज 4 में ही पकड़े जाते हैं, तो ये सबसे पहले बोन्स में फैलता है, स्पाइन में फैलता है। तो कई लोग बोनी पेन्स के साथ प्रेजेंट करते हैं और यूरिन की उनको कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब थोड़ी बहुत दिक्कत होती है जो उसके लिए वो टैबलेट ले रहे होते हैं, लेकिन बोनी पेन्स उनके लिए, मतलब दर्दें उनके लिए ज़्यादा तंग करने लग जाती हैं। सो और बाकी कैंसर के जनरल सिम्टम, जैसे कई लोगों में वेट लॉस शुरू हो जाता है, बहुत रेयरली कंटिन्यूस लो ग्रेड फीवर होना भी एक सिम्टम हो सकता है। तो जैसे आपने बताया बोन पेन, बैक पेन बेसिकली, तो ये सिर्फ बैक पेन होता है या ये पूरी बॉडी में बोन्स में पेन शुरू हो जाता है? ज़्यादातर बैक पेन होते हैं, Okay. ज़्यादातर बैक पेन होती हैं। तो स्क्रीनिंग की अगर बात करें तो मर्दों को किस उम्र से स्क्रीनिंग के लिए शुरू कर देना चाहिए? एक एवरेज रिस्क, यानी कि किसी की फैमिली हिस्ट्री में 50 साल से कम उम्र में अगर प्रोस्टेट कैंसर नहीं डिटेक्ट हुआ, तो एवरेज रिस्क में 50 साल से उनको पीएसए का टेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए एवरी ईयर। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव मार्कर है प्रोस्टेट कैंसर का। 50 साल से कम की उम्र में भी कई लोग करा सकते हैं, जैसे 40 ईयर से अबव अगर यूरिन की कोई भी इशू आता है, तो मेल्स को बाकी जांच के अलावा एक पीएसए, एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट है, वो ज़रूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर पीएसए बढ़ा हुआ आता है, मतलब असाइंड एज में नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा आता है, तो हमें प्रोस्टेट कैंसर की जांच एडिशनल इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ती हैं। तो 50 साल की उम्र से लेकर 75-80 साल तक आप पीएसए टेस्ट एवरी ईयर जो है वो रिकमेंडेड है एज पार्ट ऑफ स्क्रीनिंग। और किसी में अगर पीएसए ज़्यादा आए तो फिर उसको हम रीटेस्ट करते हैं पीएसए को। अगर थोड़ा सा ज़्यादा आता है तो एक आध महीने बाद रीटेस्ट करते हैं, अगर वो परसिस्टेंटली राइज कर रहा है, या फिर
पिछले साल के पीएसए से पीएसए डबल हो गया है या 70.75 की वैल्यू से बढ़ गया है, तो भी हम उसको प्रोस्टेट कैंसर के हिसाब से चेक करते हैं। तो सर पीएसए टेस्ट के बारे में हम सब ने काफ़ी कुछ सुना है, लेकिन एग्जैक्टली ये किस तरीके से काम करता है? कितनी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जो होती है उसके बेसिस पे हम ये जान सकते हैं कि पेशेंट को कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, पीएसए जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीट करता ओके। है। नॉर्मल प्रोस्टेट ग्लैंड भी थोड़ा बहुत पीएसए सिक्रीट करता है। तो इसके लिए हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये नॉर्मल पीएसए सिक्रीशन है या फिर कैंसर की वजह से पीएसए सिक्रीशन है, तो हम ये चेक करते हैं कि फ्री पीएसए कितना है और टोटल पीएसए कितना है। ओके। अगर फ्री पीएसए मोर देन 25% ऑफ टोटल पीएसए है, तो चांसेस हैं कि वो प्रोस्टेट कैंसर की वजह से नहीं है। ओके। मतलब एक नॉर्मल सिक्रीशन है प्रोस्टेट मतलब पीएसए की। ओके। अगर वो 25% से कम है या 10 to 15% जितना ही है फ्री पीएसए टोटल पीएसए का, तो मतलब आपको कैंसर के लिए चेक कर लेना ज़रूरी है। और पीएसए कई बारी बहुत डाइसी हो जाता है। जैसे इसकी नॉर्मल वैल्यू जो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि 50 साल तक इसकी वैल्यू होती है 0 to 2.5। ओके। हर 10-10 साल पे 1 यूनिट बढ़ जाती है वैल्यू। मतलब 60 साल पे 3.5 तक, 70 साल पे 4.5 तक, ओके। 80 साल पे 5.5। तो ये सब नॉर्मल रेंजेस हैं। ओके। तो अगर आप 5.5 पीएसए जो कि एबनॉर्मल होगा 50 साल वाले के लिए, लेकिन अगर आप 70 साल या 80 साल वाले के लिए तो वो इतना नॉर्मल पीएसए नहीं माना जाएगा। ओके। तो इसलिए ये बहुत डाइसी होता है। दूसरा, एक पीएसए रीडिंग पे आपको नहीं जाना चाहिए, मतलब आपको कंसर्न नहीं होना चाहिए ओके। पीएसए, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर ऐसा चीज ना बहुत ही स्लो ग्रोइंग बीमारी होती है, टू द एक्सटेंट कि इवन स्टेज 4 प्रोस्टेट कैंसर जैसे ज़्यादातर इंडिया में अभी भी स्टेज 4 आते हैं, लेकिन सिर्फ हार्मोन कट ऑफ से वो कई कई साल अपनी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जीते हैं। ओके। सो उसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सो हमें ये है कि पीएसए रिपीटेडली चेक करना है, उसमें इंक्रीज़ कितना है, क्या वो एक्चुअली बढ़ा हुआ है। कई बारी क्या होता है कि पीएसए की एक वैल्यू बढ़ी हुई आई, तो फिर हम उसका 1.5-2 महीने या 3 महीने बाद रिपीट करते हैं। और रिपीट करने से पहले ये प्रिकॉशन लेते हैं कि 48 आवर्स तक कोई इजैकुलेशन नहीं हुई, या फिर उसने कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं करी या बाईसाइकिल राइड नहीं करी, या कोई यूरोलॉजिस्ट जैसे प्रोस्टेट चेक करते हैं उससे भी पीएसए बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें अगर नहीं हैं, ये सब प्रिकॉशंस अगर नहीं हैं, या कोई यूरिन में इन्फेक्शन तो नहीं है, यूरिन इन्फेक्शन के लिए अगर आपने कोई एंटीबायोटिक वगैरह ले रहे हैं, तो वो सब अगर चीज़ें नहीं है तब वो आपको पीएसए रिपीट चेक करना होता है। और कई बार हमने देखा वो पीएसए नॉर्मल वैल्यू पे आ जाता है। ओके। सो पीएसए से जज करना कि ये प्रोस्टेट कैंसर है, ये एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना ध्यान से और एक एक्सपर्ट से ही करवाना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि पीएसए टेस्ट तो करा लेते हैं, थोड़ा सा भी बढ़ के आता है तो पैनिक कर जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और कब उसकी फर्दर जांच रिक्वायर्ड है वो आपको अपने ऑन्कोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट से ही पता चलेगा। ओके। तो सर क्या प्रोस्टेट कैंसर हेरिडिटरी होता है? अगर किसी के भाई या पिता को है, तो क्या उनका रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है? यस, अगर किसी के पिता को या ब्रदर को या इवन ग्रैंडफादर को प्रोस्टेट कैंसर है, तो ड्यू टू फैमिली रिस्क ही उसका जो रिस्क है एवरेज पॉपुलेशन से 7 टाइम्स ज़्यादा होता है। ओके।
लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर वो पर्टिकुलर जीन है जिसकी वजह से प्रोस्टेट कैंसर हुआ। वो रिस्क ज़्यादातर एनवायरमेंटल रिस्क है। मतलब उसकी बॉडी मेकअप और उसका जो खान-पान है, वो लगभग सिमिलर है। उसकी जो जनरल वे ऑफ लिविंग और लाइफ़स्टाइल सिमिलर होने की वजह से वो रिस्क होता है। नॉट बिकॉज़ ऑफ कोई जेनेटिक डिफेक्ट है। ओके। दूसरा जेनेटिक डिफेक्ट भी होता है। जेनेटिक डिफेक्ट है कि कुछ जीन्स हैं जो कि कुछ फैमिलीज़ में म्यूटेटेड होते हैं। ऐसी लगभग अराउंड 5 टू 10% फैमिलीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, जिनमें वो पर्टिकुलर जीन्स जो कि स्त्रियों में भी म्यूटेटेड होता है, जिसको हम BRCA1 एंड BRCA2 कहते हैं। आपने एंजेलिना जोली का नाम सुना जी। होगा। उनमें वो ब्रेस्ट कैंसर जीन म्यूटेटेड था, तो जी। उन्होंने अपना दोनों ब्रेस्ट रिमूव करा ली थी ओके। एज़ अ प्रिवेंशन ओके। फॉर ब्रेस्ट कैंसर। तो वही जीन स्पेशली BRCA2 जो है, जिन फैमिलीज़ में है उनके मेल मेंबर में अगर म्यूटेटेड है तो उनमें प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, मोर देन 70%। ओके। मतलब उनको तो बहुत इंटेंसिव स्क्रीनिंग, वो भी यंग एज से स्क्रीनिंग कर लेनी चाहिए। इनफैक्ट मेरे एक पेशेंट हैं जो जिनको करीब 40-45 साल की उम्र में, ही इज़ अ मेल, उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ। ओके। मेल में भी ब्रेस्ट कैंसर होता ओके। है। फिर उसके अराउंड 20 इयर्स बाद उनको कुछ सांस की दिक्कत हुई, तो चेक हुआ, सब कुछ हुआ, बाद में पता चला कि वो एक्चुअली उनके प्रोस्टेट में है। ओके। सो देन वी टेस्टेड फॉर दैट जीन और उसमें उनका BRCA2 जीन पॉजिटिव आया, क्योंकि उन्हीं की एक दो सिस्टर्स भी हमारी पेशेंट्स थी ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। सो तो उसको सेकंड कैंसर हुआ, प्रोस्टेट कैंसर हुआ, एंड ही इज़ गेटिंग ट्रीटेड और अब ठीक ठाक है। कुछ सालों बाद उनको थर्ड कैंसर हुआ, ओके। जो मुंह और गले का कैंसर हुआ। सो ही गॉट ट्रीटेड फॉर दैट, और अब उनके शरीर में एक प्रोस्टेट कैंसर फैला हुआ पड़ा हुआ है, जिसके लिए वो उस जीन के हिसाब से कुछ आजकल दवाइयाँ आ गई हैं जिसको हम पार्प इनहिबिटर कहते हैं, आजकल वो खा रहे हैं और वो अपनी लाइफ जी रहे हैं। ओके। तो लोग एक कैंसर से घबरा जाते हैं, वो 3-3 कैंसर वो आदमी लड़ रहा है। लेकिन ये केस मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि आजकल हम प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स में, स्पेशली जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, ये जेनेटिक टेस्ट कर रहे हैं। इस जेनेटिक टेस्ट का एक और फ़ायदा है कि इसके अगेंस्ट कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, कुछ टारगेटेड ड्रग्स आ गए हैं जो हम प्रोस्टेट कैंसर में यूज़ कर सकते हैं। ओके। सो ये कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेडिसिन्स दी जाती हैं या रेगुलर बेसिस पे लेनी पड़ती हैं? नहीं, जब ये प्रोस्टेट कैंसर अपना नॉर्मल ट्रीटमेंट से रेजिस्टेंट हो जाता है, तब ये मेडिसिन दी जाती है। ओके। सो सर देयर आर सम वार्निंग साइंस हुँ। या फिर किस तरीके से ऐसे क्या सिम्पटम्स रहेंगे कि लोगों को इसके लिए पहले से ही अवेयर रहना हो और कैसे लाइक वो डॉक्टर तक पहुँचे और अपने टेस्ट के लिए अवेयर हों कि दे नीड टू गेट इट चेक्ड अदरवाइज इट कैन बी अ बिग प्रॉब्लम? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि जो प्रोस्टेट कैंसर है, कई बारी इंसिडेंटली पता चलता है। लोग अपना एक जनरल रूटीन PSA टेस्ट कराते हैं, आजकल अवेयरनेस आ गई है। तो साल में एक स्क्रीनिंग 50 साल की एज से ऊपर लोग करा लेते हैं। PSA के नाम से ये टेस्ट इतना फेमस है कि वो करा लेते हैं। उनका वो ओके। बड़ा हुआ आता है, फिर उसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, तब प्रोस्टेट कैंसर पता चलता है। दूसरा, जब सिम्पटम होता है, मतलब यूरिन का कोई भी सिम्पटम, चाहे वो किसी और कारण से हो, चाहे यूरिन इन्फेक्शन की वजह से हो, प्रोस्टेटाइटिस की वजह से हो, या बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट की वजह से पेशाब में रुकावट आ रही हो, या पेशाब की थैली में इन्फ्लेमेशन हो गई है, उसकी वजह से यूरिन में ब्लड आ सकता है, उसकी ओके। वजह से ब्लड आ रहा हो। ओके। तो ये सब सिम्पटम जो हैं, इवन प्रोस्टेट कैंसर की वजह से भी हो सकते हैं।
तो जब भी ये सिम्टम आते हैं तो हमारा पहला स्टेप ये होता है कि एक तो उन सिम्टम्स को हम डिटेक्ट करें, उसके लिए टेस्ट करें। यूरोलॉजिस्ट चेक करता है। सबसे पहला टेस्ट होता है कि हम पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, फिंगर से थ्रू और रेक्टम हम प्रोस्टेट को एग्जामिन करते हैं कि उसमें कुछ इरेगुलरिटी या नोडुलरिटी तो नहीं है। ये सबसे बेसिक टेस्ट होता है जो यूरोलॉजिस्ट करता है ओके जब भी उसे डाउट होता है। ओके और साथ में वो करता है पीएसए टेस्ट। पीएसए अगर रेज्ड आए फिर फर्दर टेस्ट होते हैं, ओके जैसे एमआरआई हो गया। अगर और कोई कारण नहीं मिल रहा तो एमआरआई करते हैं हम, मल्टी पैरामीट्रिक एमआरआई प्रोस्टेट कैंसर का। उसमें काफ़ी कुछ हमें पता चल जाता है प्रोस्टेट के बारे में। फिर अगर वो सस्पिशियस निकलता है तो फिर हम एक ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड करके उसकी बायोप्सी लेते हैं, हम नीडल से ओके उसका सैंपल लेते हैं कंफर्म करने के लिए कि वी आर डीलिंग विद प्रोस्टेट कैंसर। ओके सो ये जो अभी आपने टेस्ट बताया, इस टेस्ट का क्या नाम है सर? किसका? जो आपने कहा फिंगर इंसर्ट करके किया जाता है, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। digital rectal examination. Okay, so first come the PSA हाँ, and then comes this. So both of these are basically basic tests. ये दीज आर बेसिक टेस्ट। Okay. ये सबसे पहले टेस्ट है। अगर आपका पीएसए सपोज किसी पेशेंट का बिना किसी सिम्टम के सीधा 20 आ गया या 10 से ऊपर आ गया, ठीक है, फिर हम पहले यूरिन टेस्ट करते हैं कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या कोई चीज़ तो नहीं है। अगर वो चीज़ नहीं है तो फिर हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, प्रोस्टेट को देखते हैं। Okay. इस टेस्ट की लिमिटेशन बस ये है कि हम प्रोस्टेट का पिछला और साइड के हिस्से ही अच्छे से देख सकते हैं, Correct. ठीक है ना। जो प्रोस्टेट और पेशाब की थैली है लैट्रिन के रास्ते के आगे होता है, तो हम उसकी बैक और साइड ही देख पाते हैं, Okay. और फ्रंट साइड अभी भी मिस हो जाती है, Okay. ठीक है। तो पीएसए को फिर मॉनिटर करते हैं। अगर पीएसए नहीं डाउन आ रहा तो फिर हम बायोप्सी कराते हैं। Okay. तो सर आपके पास तो जैसे काफ़ी पेशेंट्स आते होंगे, तो मेरा सबसे बेसिक सा सवाल यही है जो टेस्ट अभी आपने बताया, बिकॉज एज यू नो इंडिया में मेंस इस टेस्ट के लिए बहुत जल्दी रेडी नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ Right. देयर व्हाट शुड वी से, देयर साइकोलॉजी स्टॉप्स देम कि हमें कुछ नहीं हो सकता. People think that way. Right. And it is a very big problem in India, very common problem. Yeah. And like how to deal with it? देखिए ऐसा होता है कि जो लोगों को एक ऐसी गलत फहमी है कि ये जो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन है ये पेनफुल है। इट इज़ नॉट एट ऑल पेनफुल। Okay. पहली चीज़ बहुत ही सिंपल सा एग्जामिनेशन है ये, एंड दिस इज़ द बेसिक एग्जामिनेशन। आप ओपीडी में आते हैं, वहीं पे आपको काउच पे लिटा के 2 मिनट में ये काम हो जाता है, ठीक है. ठीक है ना। पहली चीज़ तो ये धारणा निकाल लेनी चाहिए। फिर भी लोगों को हेजिटेशन होती है, लेकिन जब उन्हें इस कैंसर के बारे में पता चलता है कि पीएसए इतना बड़ा हुआ है, ये हुआ है, तो आजकल लोग क्या करते हैं, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन से पहले दे सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव वेज, और इसलिए एमआरआईज होने लग पड़े हैं। एमआरआई बढ़ गए हैं, लोग एमआरआई कराने चले जाते हैं। जब प्रोस्टेट कैंसर का बायोप्सी हो जाती है तो हम एक उसकी स्प्रेड देखने के लिए एक टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं पीएसएमए पेट स्कैन। आजकल वो भी इजीली अवेलेबल है, तो कई लोग बायोप्सी अवॉइड करने के लिए वो पीएसएमए पेट स्कैन करा लेते हैं। सो लोग ऑल्टरनेटिव तरीके निकालते हैं जो कि गलत है, लेकिन उसमें क्या है कि अननेसेसरी टेस्ट हो जाते हैं which is which may be required in the later part of the sequence of treatment. Correct. वो पहले ही करा लेते हैं to escape from any invasive thing. मतलब उनको ये है कि मेरे को, क्योंकि जो भी टेस्ट होना है उनके लैट्रिन के रास्ते से होना है, जो बायोप्सी होनी है
उस तरह से होनी है। आजकल वैसे एमआरआई गाइडेड पेरिनियल नीडल से बायोप्सीज भी हो जाती है, जिनमें जो डिजीज़ कुछ ऐसी जगह पे है जो अल्ट्रासाउंड से हम एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो लेकिन बायोप्सी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। उसके बिना प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट हम प्रॉपर वे में नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्योंकि बायोप्सी से हमें ग्रेड पता चलता है, तो ग्रेड के हिसाब से इंटेंसिटी ऑफ ट्रीटमेंट होती है कि हमने सिर्फ हार्मोन कट ऑफ करना है या हमने कुछ एडिशनल ट्रीटमेंट देनी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। ओके, सो बेसिकली बॉडी में ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जिसके बढ़ने की वजह से ये रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है? मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, ओके। ठीक है। टेस्टोस्टेरॉन इज द हार्मोन दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। ओके। जिनमें एक्सेस टेस्टोस्टेरॉन फॉर्मेशन है, उन्हीं में प्रोस्टेट कैंसर होता है। और इसका जो पहला इलाज है प्रोस्टेट कैंसर का, फैले हुए प्रोस्टेट कैंसर का या लोकलाइज्ड प्रोस्टेट कैंसर का, कि पहले तो आपको हार्मोन कट ऑफ करना है। ओके। पहले तो इसका एक इलाज होता था कि लोग कई टेस्टिस को निकाल देते थे, उसका ऑपरेशन कर देते थे कि आपका मेल हार्मोन कट ऑफ हो गया और प्रोस्टेट कैंसर कंट्रोल हो जाता था। अब बहुत तरह के इंजेक्शन्स आ गए हैं, बहुत सिंपल से हार्मोन के इंजेक्शन आ गए हैं। वो लगते रहते हैं, वो 3 महीने वाले भी हैं, महीने वाले भी हैं, 6 महीने वाले भी हैं। ओके। कि वो लगवाएं और आपका हार्मोन वो कट ऑफ रहेगा, प्रोस्टेट कैंसर कंट्रोल रहेगा। ओके। तो सो पहला चीज़ ये है कि मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन इज़ द वन विच लीड्स टू प्रोस्टेट कैंसर। ओके। ठीक है ना। किसी में भी एक्सेस ऑफ टेस्टोस्टेरॉन है, ज़रूरी नहीं उसमें प्रोस्टेट कैंसर हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें टेंडेंसी है तो वो प्रोस्टेट कैंसर होता ही हार्मोन ड्रिवन है, टेस्टोस्टेरॉन से ही। जैसे कुछ ब्रेस्ट कैंसर है वो फीमेल हार्मोन ड्रिवन होते हैं, एस्ट्रोजन ड्रिवन होते हैं। उसी तरह से प्रोस्टेट कैंसर है वो भी मेल हार्मोन ड्रिवन है। तो सर जब किसी को प्रोस्टेट कैंसर जो है वो डायग्नोस हो जाता है तो सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट के लिए आप क्या चूज़ करते हैं? तो सबसे पहले जैसे किसी को प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज हो गया, तो जैसे बायोप्सी करी और प्रोस्टेट कैंसर हमें डायग्नोज हो गया, पहले तो पीएसए बढ़ा हुआ आया, तो फिर हमने करी बायोप्सी उसकी। ओके। बायोप्सी में कंफर्म हो गया कि ये प्रोस्टेट कैंसर है। फिर हम करते हैं उसकी स्टेजिंग कि वो सिर्फ गदूद तक लिमिटेड है या उसके आसपास जो लिम्फ नोड्स हैं वहीं गया हुआ है या कहीं और फैल गया है। जैसे कि मैंने बताया कि ये बोन स्पाइन में बहुत जल्दी चला जाता है क्योंकि उसकी कुछ वीनस सप्लाई प्रोस्टेट की और ये स्पाइन की बहुत पास पास है। तो कहीं और फैल गया है, बोन में, लंग्स में, लिवर में। तो हमें पहले ये चेक करना पड़ता है कि हम कौन से प्रोस्टेट कैंसर को डील कर रहे हैं। हम लोकलाइज्ड प्रोस्टेट कैंसर को डील कर रहे हैं जिसको हम या तो सर्जरी, जो कि आजकल ज़्यादातर रोबोटिक होती है, ओके। या रेडिएशन से उसको ख़त्म कर सकते हैं जड़ से, या वो फैला हुआ है। तो अगर प्रोस्टेट कैंसर फैला हुआ है तो उसकी ट्रीटमेंट हम अलग किस्म से करते हैं, और अगर वो लोकलाइज्ड है उसकी ट्रीटमेंट की अप्रोच हमारी डिफरेंट होती है। अगर फैला भी हुआ है तो कितना फैला हुआ है ये देखना होता है। मतलब अगर बहुत लिमिटेड बोन्स में वो आ रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट का प्रोसीजर कुछ अलग होता है। और अगर पूरी स्केलेटन में ही वो फैला हुआ है, पूरे आपकी सारी हड्डियों में वो फैला हुआ है, तो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। लेकिन इन सभी ट्रीटमेंट में चाहे लोकलाइज्ड हो चाहे फैला हुआ हो, सबसे पहला जो ट्रीटमेंट होता है कि आपको जो रूट कॉज है उस कैंसर का, प्रोस्टेट कैंसर का, वो है कि मेल हार्मोन उसको कट ऑफ करना है, उसकी सप्लाई प्रोस्टेट को कट ऑफ करनी है। वो आप या तो इंजेक्शंस के द्वारा कट ऑफ कर सकते हैं
या फिर एक प्रोसीजर आता है जिसको हम कहते हैं टेस्टिस रिमूवल और ऑर्किडेक्टमी, तो ओके, या उससे कर सकते हैं। ओके, तो ये एक ट्रीटमेंट होता है। आजकल ऐसे ऑर्किडेक्टमी नहीं होती, ओके, ये सिर्फ वही लोग जो ये इंजेक्शंस वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। वैसे तो दे हैव बिकम वेरी चीप बिकॉज ऑफ बहुत सारी अच्छी इंडियन कंपनीज ये बनाने लग पड़ी हैं। सो पहला काम है कि आपको उसको एलिमिनेट करना है। फिर आपने एडिशनल ट्रीटमेंट, जो फैला हुआ कैंसर है उसमें एडिशनल ट्रीटमेंट आपने कीमोथेरेपी देनी है या न्यूअर हार्मोनल ट्रीटमेंट आई हैं। मतलब ओके, कुछ नई किस्म की हार्मोनल टैबलेट्स आई हैं ओके, जो कि उन हार्मोन कट ऑफ के में हेल्प करती है, तो ओके, वो देनी है। तो ये फिर डिसाइड होता है कि प्रोस्टेट कैंसर का ग्रेड क्या है और कितना फैला हुआ है। हुँ, तो इस तरह से वो ट्रीटमेंट होता है। ओके। तो सर जैसा हम जानते हैं कि कैंसर के काफ़ी स्टेजेस होते हैं, हम्म तो जनरली जब पेशेंट्स आपके पास पहुँचते हैं, हम्म तो वो किस स्टेज में होते हैं? देखो, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अभी भी हमारे पास 50% से ऊपर प्रोस्टेट कैंसर केसेस स्टेज 4 में आते हैं। स्टेज 4 उसको कहते हैं कि अगर जिस ऑर्गन में, जैसे प्रोस्टेट में कैंसर उपजा है और वो अपने से दूर किसी ऑर्गन में फैल गया है, हुँ, जैसे हड्डियों में फैल गया या फेफड़े में फैल गया, तो उसको स्टेज 4 कहते हैं। ओके, तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में, जैसे वेस्ट में या यूएस वगैरह में, हुँ, 6 से 10% केस ही एडवांस स्टेज में आते हैं। ओके, इंडिया में मोर देन 50% केसेस स्टेज 4 में आते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि इसको हम इंसिडेंटली भी पता लगा सकते हैं, अर्ली हुँ, स्टेज पे भी पता लगा सकते हैं। राइट, तो अभी भी हमारे पास वो स्टेज 4 में आते हैं। लेकिन हम यही कहते हैं उनको कि आप स्टेज 4 प्रोस्टेट कैंसर का मतलब ये मत समझिए कि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। हुँ, अगर क्योंकि ये ज़्यादातर ये जो डिज़ीज़ है ये एल्डरली पॉपुलेशन की डिज़ीज़ है। हुँ, यानी कि 60 साल से ऊपर, 50 साल से ऊपर हुँ, लोग, 70 साल से ऊपर यही लोग होते हैं। हुँ, इनमें और बीमारियां खूब सारी होती है। बहुत लोगों का कार्डियक बाईपास हुआ होता है, स्टेंट डले होते हुँ, हैं, अनकंट्रोल्ड शुगर होती है, और बहुत तरह की बीमारी होती है जो उनकी जीवन में ज़्यादा उनके जो लाइफ टाइम को ज़्यादा खतरा करती हैं बजाय कि इस प्रोस्टेट कैंसर के। ओके, तो हम उन कहते हैं कि ये भी आप एक अलग एक बीमारी समझिए, और इसका इलाज बड़ा सिंपल है कि हमने हार्मोन को कट ऑफ करना है। हुँ, तो हम वो कट ऑफ करते हैं और काफ़ी लोग एक अच्छी लाइफ 3 से 6 साल या 7-8 साल, कई लोग इवन 10 साल कई लोग निकाल जाते हैं। प्रोस्टेट कैंसर, फैला हुआ प्रोस्टेट कैंसर डेंजरस तब होता है जब ये रेजिस्टेंट हो जाता है हार्मोन कट ऑफ को। मतलब आप उन्हें हार्मोन एडिक्वेटली कट ऑफ कर दिया, उसके बावजूद ये बढ़ना शुरू हो जाता है, उसको हम कहते हैं कैस्ट्रेट रेजिस्टेंट प्रोस्टेट कैंसर। ओके। उस टाइम पे ये प्रोस्टेट कैंसर ये एक खतरनाक रूप धारण कर लेता है। So basically when the medicine stops working. यस, व्हेन Okay. योर बेसिक ट्रीटमेंट जो है कि हार्मोन का कट ऑफ आपने सब तरह से कर लिया, उसके बावजूद प्रोस्टेट कैंसर आपके शरीर में बढ़े जा रहा है, हुँ, पीएस से बढ़े जा रहा है, हुँ, या पीएस से नहीं बढ़ रहा। हुँ, कई बार क्या है, प्रोस्टेट कैंसर, जैसे ज़्यादातर प्रोस्टेट कैंसर होते हैं एडिनोकार्सिनोमा, कई बार वो अपना स्वरूप बदल लेते हैं, वो बन जाता है स्मॉल सेल कार्सिनोमा। ओके, तो उसमें पीएसए नहीं बढ़ता, वो बड़ी तेज़ी से फैलने वाला कैंसर होता है, टू द एक्सटेंट कि वो इवन ब्रेन तक जा सकता है। सो जब प्रोस्टेट कैंसर इस तरह से रेजिस्टेंट मोड में चला जाता है, उस टाइम पे ये जानलेवा हो जाता है। ओके, हालांकि उसके लिए भी अब बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारी ट्रीटमेंट आ गई है, लेकिन फिर क्या होता है कि पेशेंट की उम्र काफ़ी बढ़ गई होती है। हाँ, आपने काफ़ी साल तक उसको हार्मोन कट ऑफ करके उसकी टाइम निकाल दिया। हुँ, लेकिन जब हार्मोन से रेजिस्टेंट हो जाए तो आपके पास ऑप्शंस क्या होती हैं कि कीमोथेरेपी है,
या ये नई किस्म की ड्रग्स, जैसे ये अगर जेनेटिक है तो उसके लिए ड्रग्स आती हैं, या कुछ तरह की इंटरनल रेडिएशंस आती हैं जिसको हम ल्यूटिशियम थेरेपी कहते हैं, ये सब चीज़ें आती हैं। तो लेकिन ये ज़्यादा 1 या 2 साल तक ही मरीज को डिज़ीज़ कंट्रोल करके रख सकती हैं। ओके अदरवाइज इट इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस डिजीज़। ओके। सो जैसे अभी आपने कुछ लाइफस्टाइल डिजीज़ेस के बारे में बात की थी, हम्म तो जैसे उनमें से एक है डायबिटीज़। हम्म तो क्या उन लोगों के लिए, उन पेशेंट्स के लिए प्रोस्टेट कैंसर के जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो बढ़ जाते हैं? एग्जैक्टली। ओके डायबिटीज़ इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर मैनी कैंसर्स, जैसे पैंक्रियास का कैंसर। उसी तरह से प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क इसलिए बढ़ जाता है कि डायबिटीज़ से और प्रॉब्लम आती है। ओके अनकंट्रोल्ड शुगर में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है, ओके तो परसिस्टेंट इंजरी इज़ होती रहती है इन्फेक्शन की वजह से। दूसरा, डायबिटिक्स में कई बार क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो जाती है, उनकी किडनी ऑप्टिमली फंक्शन नहीं करती, ओके तो उस वजह से हमें प्रोस्टेट कैंसर के जो ट्रीटमेंट्स हैं हम पूरी तरह से नहीं दे पाते। ओके तो सो डायबिटीज़ नॉट ओनली कैंसर का रिस्क बढ़ाता है, बल्कि ट्रीटमेंट करने में एक हिंड्रेंस है। ओके कुछ दवाइयाँ हैं प्रोस्टेट कैंसर की जो हम डायबिटिक्स में इजीली नहीं दे पाते। सो इसलिए डायबिटीज़ इज़ अ बिग इशू इन प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट। सो इफ़ देयर इज़ अ पेशेंट जिनको कैंसर अब हो चुका है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या मेडिसिन्स के साथ-साथ, ट्रीटमेंट जो चल रहा है उसके साथ-साथ कुछ लाइफ़स्टाइल चेंजेस करने से भी फ़र्क पड़ सकता है? बिल्कुल फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि लाइफ़स्टाइल चेंज में सिर्फ़ इतना उसको करना चाहिए कि एक तो एग्ज़ैक्टली डायबिटीज़ शुगर कंट्रोल करनी चाहिए, लिक्विड इनटेक अच्छी रखनी चाहिए, दूसरा अपना रेड मीट्स और इनका अगर वो खाते हैं तो वो बंद कर देनी चाहिए। ओके ठीक है, एंड आई थिंक और एक रेगुलर एक्सरसाइज, चाहे बेयर मिनिमल फिजिकल एक्सरसाइज, और कुछ नहीं तो वॉकिंग और ये सब चीज़ उनको रखनी चाहिए। स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए, ओके स्मोकिंग रोक देनी चाहिए। सो ये सब चीज़ें उनको करनी चाहिए, जिसकी वजह से जो दवाइयाँ हम दे रहे हैं एक तो वो आसानी से ले पाएंगे, दूसरा ये कि जो कैंसर का जो प्रोग्रेशन है वो डिले हो जाएगा। तो क्या स्मोकिंग की वजह से भी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है? हाँ जी, स्मोकिंग जो है शरीर में 14 तरह के कैंसर करता है, जिसमें से प्रोस्टेट कैंसर एक है। स्मोकिंग इज़ अ जायंट किलर, द फर्स्ट जायंट किलर कैंसर के हिसाब से। ओके मतलब सिर से लेके पाँव तक लगभग हर एक ऑर्गन का कैंसर में सबसे पहला रिस्क फैक्टर आता है स्मोकिंग। ओके तो स्मोकिंग तो टोटली क्विट ही कर देनी चाहिए। ओके एंड व्हाट डू यू हैव टू से टू अल्कोहल ड्रिंकर्स? सो द सेकंड इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर कैंसर इज़ अल्कोहल। ओके सो अल्कोहल का ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन प्रोस्टेट कैंसर में नहीं देखा गया, लेकिन और बहुत सारे कैंसर हैं जो अल्कोहल की वजह से होते हैं। दूसरा, अल्कोहल की वजह से जो प्रोस्टेट कैंसर की जो ड्रग्स हैं हम दे रहे हैं उसका अल्कोहल के साथ इंटरेक्शन होता है। ओके तो अगर अल्कोहल लेते हैं तो हम उनकी एडिक्वेट डोज नहीं दे पाएंगे, ओके तो उनके ट्रीटमेंट में इफ़ेक्ट करता है। ओके सो अल्कोहलिक्स में विटामिन डेफिशिएंसी हो जाती है, तो सपोज़ उनको कीमोथेरेपी चलनी है तो हम प्रॉपर डोज दे ही नहीं पाते ओके अगर वो अल्कोहल साथ में ले रहे हैं। सो अल्कोहल इज़ अ हिंड्रेंस फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट। सो बेसिकली मेडिसिन्स विल नॉट वर्क। यस,
we won't work because we won't be able to give proper dose. तो सर मैंने बहुत से लोगों को ये कहते सुना है Yeah. कि अल्कोहल एक दवाई है Uh-huh. जो थोड़ी थोड़ी लें तो ठीक रहती है, हाँ. जो ऐसा कह के बहुत सारे लोग हैं जो डेली बेसिस पे भी अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? देखिए ऐसा है कि एक होते हैं जो अल्कोहलिक्स who have been drinking since last 40 years 50 years, I would tell them कि if you want your disease to stay controlled, तो आप वो अल्कोहल कंज्यूम करना रोक दीजिए, चाहे धीरे धीरे करके रोकें या जैसे भी रोकें, बट गेट टू अ पॉइंट जहां आप उसे बिल्कुल बंद कर बिल्कुल दें। बंद कर दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग इस चीज़ को, आई टोटली एग्री विद यू, दे डोंट अंडरस्टैंड, एंड वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जल्दी मर जाएंगे। लेकिन जब ये बीमारी बढ़ती है तो जो पेन्स होती हैं, जो डिस्कम्फर्ट होता है, लोग उस चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकते, दे कैन नॉट सिंपली इमेजिन दैट थिंग। सो आई वुड टेल देम कि प्लीज़ एटलीस्ट उस इवेंचुअलिटी को सोच के अल्कोहल लेना बंद कर दें। वो कहते हैं ना, जब तक खुद पे कुछ ऐसा हो नहीं जाता, नहीं होता जब है, खुद के साथ दैट कुछ इज ह्यूमन साइकोलॉजी, या कि वो डिनायल फिनोमेना रहता है, डिनायल, करेक्ट। ठीक है ना। और जो जिनको हैबिट लगी हुई है अल्कोहल की, उनके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं अल्कोहल लेने के लिए, तो इट्स अ काइंड ऑफ एडिक्शन, ठीक है ना। उसी तरह से स्मोकिंग, द स्ट्रॉन्गेस्ट एडिक्शन इज स्मोकिंग, ठीक है ना। उसके बाद ये अल्कोहल आती है। सो द एडिक्ट ऑलवेज फाइंड एक्सक्यूजेस टू टेक द थिंग, और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो इवन जान का डर भी कई बारी हम तो रोज़ देखते हैं जी, कि हमें पता है कि एक ये फेफड़े के कैंसर का मरीज है, इसको स्मोकिंग की वजह से कैंसर हुआ है, या गले के कैंसर का मरीज है, उसको स्मोकिंग या टबैको च्यूइंग की वजह से कैंसर हुआ है। उसको कैंसर का इलाज करते करते भी वो स्मोक करते हैं, जब सपोज छोड़ भी दी, वो दोबारा जब इलाज खत्म हो गया दोबारा रीस्टार्ट कर देते हैं। सो दैट इज द काइंड ऑफ एडिक्शन, एंड दैट इज मोर prevalent in younger population, क्योंकि इंडिया में क्या है कि अब यंग कैंसर्स बहुत हो रहे हैं। मतलब आम जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में सपोज एवरेज एज ऑफ कैंसर अकरेंसेस अराउंड अगर 50 है, तो इंडिया में वो 40 है। और अब तो हम 30 साल की उम्र में ऐसे ऐसे कैंसर देख रहे हैं लोगों में, जो कि हम 50 या 60 साल में देखा करते थे। So this is all because of addiction and diet. तो सर जैसे स्मोक और अल्कोहल की लोगों को एडिक्शन होती है, उसी तरह आजकल रेड मीट ईटर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। Yes. जो ये कह के बस खाना होता है उन लोगों को कि ये इससे ज़्यादा अच्छा प्रोटीन सोर्स हमारी लाइफ में और कुछ है ही नहीं। Right. उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हो? ऐसा है, मतलब दिस इज ऑल इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न डाइट। बेसिकली क्या है कि रेड मीट जो है इंडियन डाइट में तो था नहीं, इट वाज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन डाइट। सो रेड मीट जो है वो इजीली डाइजेस्ट तो होता नहीं। सो सबसे पहला कैंसर जो रेड मीट की वजह से होता है वो होता है बड़ी आंत का कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, जो कि बहुत कॉमन है रेड मीट ईटर्स में। स्टमक कैंसर, अगेन अ कॉमन कैंसर। दूसरा, रेड मीट also leads to increase in production of testosterone, तो प्रोस्टेट कैंसर का भी रिस्क फैक्टर है ये। सो प्रोटीन के सोर्स इवन प्लांट बेस्ड भी हैं। देयर आर पीपल नाउ गोइंग टोटली वीगन, इवन इन वेस्टर्न कंट्रीज दे आर गोइंग वीगन, और हम जो है रिग्रेसिव जा रहे हैं। हम उनकी ख़राब चीज़ों को अपना रहे हैं और वो हमारी अच्छी चीज़ अपना रहे हैं। सो आई जस्ट वांट टू टेल पीपल
कि देर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स एंड उन सोर्सेज से जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। जी। ऐसा नहीं है कि फॉर यू गेट डेफिशिएंट इन प्रोटीन अगर आप रेड मीट ना खाएं हो, ऐसा कुछ नहीं है। So there are people who have become totally vegetarian and they are rather healthier Yes. as compared to meat eaters. So, can you share some good sources of protein if we talk about vegan Yeah, diet? yeah. So देखिए, अगर if someone is actually a non-vegetarian, वो छोड़ नहीं सकता, तो white meat they can take, Okay. but that too in moderation. Eggs are a good source of protein. Hmm. For vegetarian pulses, if someone is taking dairy product, तो milk is a good source of protein. दूसरा, there are certain plants like spirulina and all, they are good sources of protein. Soya is a good source of protein. So and there are a lot of nuts जैसे होते हैं जिस तरह से almonds और ये सब चीज़, they are good source of protein. पहले इंडिया में जो पहलवान थे वो ये नट्स और यही खाते थे ना, सारे मीट ईटर थोड़ी थे। Right. मिल्क एंड नट्स, so they are good sources of protein, so add that component in your diet. मतलब इतना सारा प्रोटीन, लोग आजकल प्रोटीन के डब्बे लेते हैं टू मेक देयर बल्क ऑफ मसल्स, बट दैट इज डेंजरस, that is very dangerous, and we are seeing a lot many cases even among celebrities who are dying because Yeah. of this protein intake. तो अगर हम बात करें वीगन डाइट की, तो आजकल लोग डेयरी फ्री होना भी बहुत ट्राई कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गो डेयरी फ्री व्हेन यू आर लिविंग इन इंडिया. बिकॉज दूध, दही, घी, मक्खन हर किसी के घर में है, हाँ और जी। इसके बिना लाइफ बहुत टफ हो जाती है, बिकॉज एवरीथिंग यू ईट डेयरी प्रोडक्ट्स उसमें होते ही हैं. तो क्या डेयरी प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो रीजन फॉर द कैंसर? No, dairy product is not a reason for cancer. लेकिन there are people who have milk allergy, lactose intolerance. ओके. So obviously उनको dairy product digest ही नहीं होंगे. There are people who in whom the major chunk of their daily dietary source is dairy. That is wrong. So everything should be balanced. मतलब ऐसा नहीं कि आप डेयरी पे प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट हो अपनी डाइट में. तो अगर वो एक्सेस वो हो जाती है तो यस, दैट इज़ अ प्रॉब्लमैटिक थिंग. मतलब किसी भी चीज़ की एक्सेस हो, दैट इज़ प्रॉब्लमैटिक. मतलब देर आर जैसे कुछ डिजीज़ हैं, जैसे कई लोगों में ये प्लेटलेट्स की कमी होती है. जी. ठीक है ना. ITP के नाम से एक डिज़ीज़ है जिसमें ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है जिसमें प्लेटलेट गिरने लग जाते हैं अपने आप, सिर्फ प्लेटलेट. तो उन केसेस में कुछ दवाइयां हैं जिसमें हम देखते हैं कि वो अच्छा काम करती हैं कि अगर बंदा डेयरी प्रोडक्ट हटा दे अपनी डाइट में से. ओके. So that means dairy product leads to production of certain antibodies in the blood, जिसकी वजह से autoimmune problems हो सकती है. So the thing, I'm not saying कि dairy product should be totally omitted from a cancer patient diet. ऐसा बिल्कुल नहीं है. But it should not be the only source of diet. It should be just a part. दो वेगन्स जो हैं वो डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं लेते. मैंने ऐसे कुछ डायबिटिक्स देखे हैं जो कि इफ़ दे ओमिट द डेयरी एंड वीट इन देयर डाइट, उनकी शुगर थोड़ी कंट्रोल होने लग जाती है. सो इट्स बेसिकली वो तो इट्स बिकॉज ऑफ द कैलोरी इनटेक थोड़ी कम हो जाती है उससे, एंड उस वजह से उनकी शुगर वगैरह कंट्रोल होने लग जाती है. सो बट ऐसा कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है कि यस इफ़ यू ईट डेयरी प्रोडक्ट्स तो आपका कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है. ऐसा नहीं है.
ऐसा बिल्कुल नहीं है. It should be in moderation. You should not be solely dependent on dairy for your dietary intake. तो जो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से अपनी लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करके रखते हैं, हम्म. डेली एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी डाइट्स लेते हैं, अल्कोहल नहीं लेते हैं हम्म. या स्मोक नहीं करते हैं, क्या उनमें भी ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको कैंसर का खतरा बना रहता है? बिल्कुल होते हैं. Despite everything, anybody living in this on this earth can have cancer. ओके. उसका रीज़न, पहला रीज़न तो यह है कि कैंसर का सेल ग्रोथ जो है, इट इज़ अ सॉइल एंड सीड थ्योरी. ओके. कि अगर आप में आपकी बॉडी में कुछ इस तरह की, इफ़ योर बॉडी इज़ फर्टाइल फॉर अ कैंसर सेल टू ग्रो, हम्म. तो थोड़ी सी भी इंसल्ट होगी तो वो ग्रो करेगा. बट देर आर अदर पीपल जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी या ओवरऑल मेकअप अच्छा होता है, कि म्यूटेशंस और वो जो भी इंसल्ट्स होती हैं उनमें रिपेयर हो जाती हैं और उनमें कैंसर नहीं होता. क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ा कैंसर का जो कारण है वो ये है कि everything we consume, be it the air we breathe, the water we drink, and the food we eat, it is all polluted. So आप एक polluted अर्थ में रह रहे हैं, तो you are constantly exposed to carcinogen मतलब cancer causing chemicals. So you are living in a chemical environment, एंड जिसकी बॉडी इसको रेजिस्ट कर गई उसमें कैंसर नहीं होता. जो नहीं कर पाते, स्पेशली, एंड इन दिस आई वुड से जस्ट लाइक अदर डिजीजेस, स्ट्रेस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. Stress leads to decrease in immune levels. So cancer can be one of the disease which can happen in them. So क्या कहते हैं, ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं कि वो कहते हैं कि मैंने तो यार कुछ भी नहीं किया, मैं सादा जीवन दाल फुल्का खाता हूँ, बाहर का भी नहीं खाता. क्योंकि जंक फूड हैज़ कम अप एज अ मेजर रीज़न फॉर कैंसर, स्पेशली जो स्टमक और कोलोरेक्टल कैंसर इन यंग. जंक फूड इतना बड़ा रीज़न उभर के आया है कैंसर का कि पीपल आर नॉट रियलाइजिंग इट्स अ काइंड ऑफ एन एपिडेमिक. एंड अगला, इसीलिए इंडिया में जो है यंग कैंसर हो रहे हैं कि वी आर ईटिंग, आई मीन एवरीबडी who we have stopped eating home cooked food. We are now eating food which is cooked in outside kitchens, in restaurants, जहाँ पे किस तरह का ऑयल, कितना पुराना ऑयल और कितनी बार उस ऑयल में कुक्ड फूड हमको सर्व किया जा रहा है, you never know. So young patients में तो food we eat, the air we breathe, air pollution is increasing, and the water we drink. Ground water is full of pesticides. हम प्योरीफाई कर लें जितनी मर्जी, हमारी जो सब्जियां आ रही हैं दे आर फुल ऑफ पेस्टिसाइड. प्रॉपर वॉश कर लो, लेकिन जब अंदर ही हमने केमिकल से ग्रो की हुई हैं. So we are living in a chemical full planet. So this disease is increasing rapidly day by day, just because we are just insulting the nature and the nature is taking revenge on us. So until we grow our own food, we all are at See, high it's risk. all becoming impractical day by day. The so-called organic sources of food, if applied, it cannot be applied to the kind of population we have.
अगर हम बहुत ही ऑर्गेनिक वे में जाना चाहें तो आधी से ज़्यादा जनता को ना दूध मिलेगा पीने को, ना रोटी मिलेगी खाने को, जी सब्जियां तो दूर की बात है। जी सो practically it has the quality of intake जो है ना वो has stooped to such level कि एक दिन अगर गुजर जाता है आपका कैंसर फ्री तो हम उसको थैंक करना चाहिए भगवान को। वी शुड सेलिब्रेट ईच या डे। वी शुड सेलिब्रेट ईच डे, नॉट विद जंक फूड बट। डॉक्टर, अगर कैंसर अर्ली डिटेक्ट हो जाता है तो क्या ये कम्प्लीटली क्योरेबल है? बिल्कुल है। अर्ली डिटेक्ट अगर सपोज प्रोस्टेट कैंसर आपका डिटेक्ट हो जाता है कि इंसिडेंटली सिर्फ एक स्पॉट है प्रोस्टेट के एक लोब में, तो वो क्योर हो जाता है। आई मीन सर्जरी इज़ वन थिंग जो आजकल रोबोटिक टेक्निक से बड़ी इफ़ेक्टिव सर्जरीज होती हैं। दूसरा रेडिएशन, आजकल इतना प्रिसाइज रेडिएशन आ गई है कि वो उसी कैंसर को पिन पॉइंट करके उसको वहीं के वहीं ख़त्म कर देती है। सो यस, अर्ली स्टेज प्रोस्टेट कैंसर हैज़ मोर देन 90% क्योर रेट्स। सो जब पेशेंट्स को पता चलता है कि उनको प्रोस्टेट कैंसर है तो इमोशनली कैसे वो उससे डील कर पाते हैं? सो इस मामले में मैं पेशेंट्स की जगह ना पेशेंट के रिलेटिव के मन में क्या भाव आते हैं वो बताता हूँ आपको। जी कि जैसे पेशेंट आया हमारे पास एंड वी फील दैट ही और शी इज़ हैविंग कैंसर, तो जो उसके रिलेटिव होते हैं ना उसकी एंजाइटी उस पेशेंट से कहीं ज़्यादा होती है। तो पहले तो हम पेशेंट को बाहर भेज देते हैं अपने चैम्बर से और रिलेटिव से बात करते हैं। पहली एंजाइटी तो ये होती है कि सिम्टम है कहीं कैंसर तो नहीं है, जी ठीक है ना। तो ये एक बहुत सिवियर एंजाइटी होती है उसको कि कैंसर तो नहीं है। देन व्हेन वी डिक्लेयर कि ये कैंसर है आपके रिलेटिव को, तो फिर होता है डिनायल फिनोमिना। वो कहता है नहीं हो ही नहीं हो ही सकता नहीं सकता। यार, ये तो कैसा हो सकता है, ठीक ठाक खुश रहने वाला बंदा जी कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं पीता, सब कुछ ठीक है। तो एक बहुत मेजर डिनायल फिनोमेना आता है कि बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल है उसका लेकिन कैंसर हो गया। सो सेकंड ये आता है। तीसरा उसके मन में आता है कि क्या ये ठीक हो जाएगा कि नहीं, इसकी स्टेज क्या है। ठीक, आजकल लोगों को पता है कि कैंसर की स्टेजेस होती है, जी तो उसको ये लगता है कि इसकी जान बच जाएगी कि नहीं। पहले तो उसके दिमाग में ये आता है कि ये गया हमारे हाथ से, लेकिन तो सिवियर एंजाइटी उसको होती है। चौथा वो ये सोचते हैं कि हम पेशेंट को क्या बताएंगे। सो ये एक बहुत बड़ा डिलेमा होता है एंड दे एक्सपेक्ट कि डॉक्टर ही धीरे धीरे पेशेंट को बताए या ना बताए। ज़्यादातर वो कहते हैं कि हमने पेशेंट को नहीं बताया, लेकिन ये उनके मन का भ्रम होता है। पेशेंट सब समझ जाता है जी कि दे आर कमिंग टू अ कैंसर डॉक्टर, दे आर गेटिंग अ ट्रीटमेंट फॉर कैंसर, सो ही और शी इज़ हैविंग अ कैंसर। लेकिन वो अपने मन को समझाते हैं कि नहीं जी हमने पेशेंट को नहीं बताया। सो इस तरह की कुछ फीलिंग्स आती हैं उनके दिमाग में, रिलेटिव के मन में, जब उनके कोई भी क्लोज रिलेटिव को कैंसर डायग्नोज होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट उनके मन में चिंता होती है, स्पेशली अगर कोई अर्निंग मेंबर को कैंसर हो जाता है कि अगर इनको कुछ हो गया तो आगे क्या होगा, या हम इसका इलाज कैसे कराएंगे, उसमें क्या फाइनेंशियल एस्पेक्ट इन्वॉल्व है। तो ये एक और एंजाइटी का कारण बन जाता है। जी तो ये सब चीज़ें उनके दिमाग में आती हैं।
तो सर कैंसर पेशेंट्स में अगर हम सर्वाइवल की बात करें तो वो कितने परसेंटेज तक रहती है? सभी कैंसर्स का अलग होता है। ज़्यादातर हम जो भी सॉलिड कैंसर्स हैं, सॉलिड कैंसर मतलब किसी सॉलिड ऑर्गन से उपज कर जो कैंसर उत्पन्न हुए हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, प्रोस्टेट कैंसर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये अर्ली स्टेजेस में लगभग 70-80% क्योर हो जाते हैं। ओके। इनका सर्वाइवल अच्छा होता है। In fact, early stage cancer is one of the most curable disease in our medical science. बाकी सब बीमारियां सिर्फ कंट्रोल होती हैं, जैसे शुगर कंट्रोल होती है, हार्ट डिजीज़ कंट्रोल होती है, किडनी डिजीज़ भी कंट्रोल्स होती है, लेकिन कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो अर्ली स्टेज में हम जड़ से ख़त्म अगर करना चाहे उसको कर सकते हैं। ओके। अर्ली कई कैंसर्स में इवन स्टेज 3 तक क्योर रेट्स बहुत अच्छे हैं, 60-70% क्योर रेट्स है। और जब ये स्टेज 4 हो जाता है तो स्टेज 4 दो तरह का होता है। अगर किसी का एक स्पॉट किसी दूसरे ऑर्गन में आ रहा है उसकी वजह से स्टेज 4 है, तो उसको हम अर्ली स्टेज 4 कहते हैं। ओके। कई केसेस में उसको भी हम क्योरेटिव इंटेंट से जाते हैं और उसको भी क्योर कर लेते हैं, लेकिन वो खाली 20 से 30% केस होते हैं। और जो बहुत ज़्यादा स्पॉट्स हैं पूरे शरीर में जी। अदर देन जो साइट ऑफ प्राइमरी है उससे, तो वो एक प्रॉपर स्टेज 4 कैंसर है। ओके। तो वो ज़्यादातर क्योर नहीं होते, वो खाली कंट्रोल हो सकते हैं। लेकिन आजकल इतनी अच्छी टारगेटेड थेरेपीज़ आ गई हैं, हमने काफ़ी कुछ जो मॉलिक्यूलर पैथोजेनेसिस जिसको कहते हैं, किस तरह से बीमारी बनी है शरीर में, उसकी रिसर्चर्स ने इतनी अच्छी स्टडी कर ली है कि उसके अगेंस्ट टारगेटेड मेडिसिन्स आ गई हैं। उन मेडिसिन्स को पेशेंट्स आराम से घर बैठे खाते हुए, रेगुलर चेकअप पे आते हुए एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ काफ़ी टाइम अपनी निकाल देता है, प्रोवाइडेड उसकी बीमारी में वो पर्टिकुलर टारगेट है। इसीलिए हम बायोप्सी को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि हम बायोप्सी में वो टारगेट स्टडी कर लेते हैं आजकल, और उसी टारगेट के अगेंस्ट हम दवाई देते हैं और वो खाता रहता है, और मरीज जो है काफ़ी टाइम एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जी जाता है। जी। इवन इन स्टेज 4 कैंसर आजकल टेक्निक इतनी अच्छी आ गई हैं। तो ट्रीटमेंट में जैसे आपने काफ़ी थेरेपी के बारे में बताया, कीमोथेरेपी के बारे में बताया, तो बेसिकली पेशेंट जो है वो किस स्टेज में होता है कि आप उनको कीमोथेरेपी सजेस्ट करते हैं? देखिए, कीमोथेरेपीज़ तो कुछ कैंसर में अर्ली स्टेज में भी दी जाती है। अगर उनका रिस्क ऑफ रेकरेंस आपने कम करना है तो कीमोथेरेपी इवन अर्ली स्टेज में भी दी जाती है, ताकि उसका जो बीमारी वापस आने के चांसेस कम हो जाएं। ओके। एडवांस स्टेज में तो कीमोथेरेपी दी जाती ही है, जी। मतलब उसके बिना आपका नहीं चलता। मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि कुछ कैंसर्स में एडवांस स्टेजेस में अगर हमें कोई ऐसा टारगेट आइडेंटिफाई हो जाए जिसके अगेंस्ट आज की डेट में टारगेटेड थेरेपीज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट और इंजेक्शंस अवेलेबल है, तो उसको हम नॉन कीमोथेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं और वो लंबे टाइम तक जी सकता है। जैसे हार्मोन एब्लेशन, जी। हमने हार्मोन कट ऑफ कर दिया, जी। तो ये एक तरह का टारगेट हो गया। ओके। हमें ये पता चल गया कि ये जैसे प्रोस्टेट कैंसर है, एक्सेस टेस्टोस्टेरोन या मेल हार्मोन की वजह से बना है। जी। तो आपने टेस्टोस्टेरोन कट ऑफ कर दिया, ओके। तो ये कैंसर कंट्रोल हो गया। ओके। तो ये भी एक तरह का टारगेट हो गया ना, वी आर नॉट गिविंग कीमोथेरेपी। जी। सो बेसिकली फर्स्ट स्टेप हर पेशेंट के साथ आप सबसे पहले हार्मोनल टेस्टोस्टेरोन्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर। तो सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, टेस्टोस्टेरोन कट ऑफ करने कट ऑफ करने की कोशिश करते हैं, और अगर तब भी नहीं होता उसके बाद फिर फर्दर ट्रीटमेंट्स आप डिसाइड करते हैं। हाँ जी। तो ये थे डॉक्टर जतिन सरीन, जिनसे आज हमने मर्दों के कैंसर के बारे में बात की, प्रोस्टेट कैंसर के बारे में।
डॉक्टर जतिन सरीन तकरीबन 18 साल से इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं और ये अपनी प्रैक्टिस चंडीगढ़ कैंसर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर सेक्टर 33 चंडीगढ़ में भी करते हैं। सो थैंक यू डॉक्टर जतिन सरीन, आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और इतनी इन्फॉर्मेशन सबको पास की जो आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीमारियों की बात तो हम लोग अक्सर करते आए हैं, लेकिन मर्दों के इस प्रोस्टेट कैंसर के बारे में अक्सर लोग बात नहीं करते। राइट। तो इसके बारे में लोगों को अवेयर करना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, इंडिया में हर साल 25,000 से भी ज़्यादा पर ईयर कैंसर्स रिपोर्ट हो रहे हैं। यस। तो मुझे लगता है ये अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसके लिए आप यहाँ आए, आपने हमारी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा नॉलेज दी, तो उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।